हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 है। ठीक है, पार्ट 13 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक दो ही क्वेश्चन हो पाए थे क्योंकि वहां पे काफ़ी ज़्यादा मैंने टॉपिक्स भी साथ में ही कवर करवा दिए थे। तो आज हमारे लेक्चर का जो है पार्ट 14 आपके सामने है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बेस्ट पोजिशन ऑफ लंबर पंक्चर। तो पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन है, कीवर्ड हमारे पास क्या क्या है, तो पोजिशन है और साथ में लंबर पंक्चर है। तो कौन सी पोजिशन दी जाती है पेशेंट को लंबर पंक्चर करते हुए। सबसे पहले हम समझेंगे कि लंबर पंक्चर क्या होता है, उसके बाद यहीं पे हम पोजीशंस को भी समझ लेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे आज हमारे पोजीशन वाला टॉपिक भी हो जाएगा, लंबर पंक्चर वाला टॉपिक भी हो जाएगा। जैसे हम करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे लंबर पंक्चर और पोजीशन दोनों को कर लेंगे। अब आप जल्दी से आंसर, मुझे पता है कि जिस बच्चे ने लंबर पंक्चर टॉपिक पढ़ा होगा उसको इजीली आंसर आ चुका होगा। क्या हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, क्या हम लैटरल रिकम्बेंट देते हैं, क्या हम फाउलर देते हैं, या हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का यूज करते हैं। आंसर काफी ईजी है। आंसर मैं आपको बता दूं, हम लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन का यूज करते हैं। ये तो रही बात डायरेक्टली आंसर की, हम आगे बढ़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे हर चीज को डिकोड करके, डाइसेक्ट करके, एक एक चीज को बारीकी से पीवाईक्यू को नजर में रखते हुए और फ्यूचर में क्या क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में छपेगा, वो सारी चीजें आपको यहीं पे नोट करवा दी जाती हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि लंबर पंक्चर किस तरह से क्या होता है, क्या पोजीशन है। तो देखो बेटा, लंबर पंक्चर क्या है। लंबर पंक्चर बेसिकली क्या होता है, देखो इस तरह से पेशेंट को लेटाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। ऐसे लेटाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पेशेंट को क्या किया है, इसकी यहाँ पे देखो ये नीडल को इंसर्ट किया है। देखो यहाँ से आप देखोगे ये स्पाइनल नीडल है, जो कि स्पाइनल नीडल देखो वर्टिब्री के बीच से डाली गई है। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जिसको हम CSF बोलते हैं। इसी को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसी को हम लंबर पंक्चर बोलते हैं। लंबर बेसिकली क्या है, लंबर ये रीजन है, ठीक है, जो ये वर्टिब्री है ये लंबर रीजन में L1 L2 L3 ऐसे करके वर्टिब्री रीजन में है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं और CSF को बाहर निकालते हैं। ये डायग्राम समझाने के लिए। अब बात करेंगे पोजीशंस की। पोजीशन वाली भी मैं यहीं पे डायग्राम रखता हूँ, यहीं पे उसको समझा देता हूँ। देखो कितनी तरह की पोजीशन होती है, तो आप देख सकते हो। उल्टा लेटा हुआ है पेशेंट, ठीक है ना, चेस्ट नीचे की ओर और बैक ऊपर की ओर, इसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन नॉर्मली ऊपर की ओर जैसे पेशेंट लेटता है ना, चेहरा ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ देख रहा है ना, और बैक बिल्कुल फ्लैट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद आप राइट लैटरल रिकम्बेंट देख रहे हो, मतलब रिकम्बेंट डायरेक्टली ऐसे लेटा हुआ है साइड की तरफ पेशेंट, राइट की तरफ लेटा है तो राइट रिकम्बेंट, लेफ्ट की तरफ लेटा है तो लेफ्ट रिकम्बेंट पोजीशन। फाउलर पोजीशन बेसिकली बैठा है पेशेंट, है ना, बैठा हुआ है, 45 डिग्री पे बैठा है, 90 पे बैठा होता है ना, तो उसको हम फाउलर बोलते हैं, 45 सेमी फाउलर। क्लियर। तो ये फाउलर पोजीशन हो गई। ट्रेंडलबर्ग में क्या होता है बेसिकली, ट्रेंडलबर्ग में आप देख सकते हो फुट ऊपर है पेशेंट के और हेड नीचे है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से ये पोजीशंस थी, जो कि पोजीशन के ऊपर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स, क्योंकि लंबर पंक्चर भी यहीं पे करना है हमने और पोजीशंस को भी यहीं पे समझना है। पोजीशन तो मैंने आपको समझा दी, क्योंकि पोजीशन तो डायग्राम से ही पता चलती। बट क्या लंबर पंक्चर से बस इतना ही आएगा कि लंबर पंक्चर में क्या पोजीशन देते हैं, ये तो बच्चा सवाल था, आया करता था। अब ऐसा नहीं आता, अब थोड़ा सा टफ आता है, बट उस थोड़ा सा टफ को भी हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कुछ टफ नहीं लगेगा एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि लंबर पंक्चर जो है, ये प्रोसीजर जो होता है, इसमें क्या होता है, नीडल को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे लंबर पंक्चर होता क्या है। तो मैं इसको शॉर्ट में LP लिखूंगा, ठीक है। LP क्या है, LP तो लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे, याद रखना ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। लिखो ए प्रोसीजर in which a needle is inserted into the, ये जो पॉइंट अभी लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, into the subarachnoid space, ठीक है। subarachnoid space में हम इंसर्ट करते हैं नीडल को, ठीक है। subarachnoid space इन द, कौन से रीजन में, लंबर, LUMBER, लंबर रीजन, टू कलेक्ट, किसको कलेक्ट करने के लिए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें यहीं आ गई। मतलब ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं। कहाँ, सब आर्कनाइड स्पेस में इंसर्ट करते हैं। ये सब आर्कनाइड स्पेस क्या है, जब आप ब्रेन टॉपिक पढ़ोगे, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, उसमें आप समझोगे मेनिंजेस के बारे में, आपको ब्रेन की लेयर्स के बारे में, मेनिंजेस के बारे में समझाया जाएगा। वहाँ पे ही दो लेयर्स के बीच में जो स्पेस होती है उसी को हम सब आर्कनाइड स्पेस बोलते हैं। जब वहाँ पे पढ़ोगे, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा मुझे बता देगा, अभी से अभी कमेंट कर दो कि सब आर्कनाइड स्पेस, किन दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को सब
सबअर्कनाइट स्पेस बोलते हैं, या अब आप रिसर्च करो, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं बेसिक बताने बैठूंगा तो एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करने में 1 घंटा लग जाता है। हम क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, टॉपिक ज़्यादा फिर कवर नहीं होंगे, उसमें आप ही का लॉस है। तो कुछ काम अब से मैं अब आप पे भी छोड़ा करूंगा। और कमेंट में कुछ ही बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जो भी बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि वो बहुत 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 नज़दीक है अपनी सिलेक्शन के, वो कमेंट करते रहें, वो रिसर्च करते रहें। जो नहीं कर रहा है, जो बस मजाक में ये लेक्चर्स देख रहा है या आधा ही देख के आगे पीछे भाग रहा है, वो भागते ही रह जाएगा। पोस्टें तो आ नहीं रही हैं, मुश्किल से पोस्टें आई हैं, अब कंट्रेक्चुअल है जो भी हैं आई तो हैं आपके सामने, ये मौका तो है यार, ठीक है। अभी नौकरी पकड़ लो ना, ऐसे बेकार बैठने से अच्छा है कुछ तो कर लो, तब तक कुछ तो जॉब पकड़ लो। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबअर्कनाइट स्पेस के बारे में मुझे आप बताओगे। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता था। सबअर्कनाइट स्पेस हमने पढ़ लिया, कौन से रीजन से करते हैं, तो लंबर रीजन से करते हैं। किसको कलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो CSF को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो देखो 3 पॉइंट यहीं पे हमने पढ़ लिए, यहीं पे निपटा दिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बनेगा लंबर पंक्चर से, बिल्कुल बनता है। साइट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। साइट पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो साथ साथ लिखेंगे साइट पे क्या क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना साइट पे जो है, साइट पे आता है साइट ऑफ इंसर्शन। जो हम नीडल इंसर्ट करते हैं वो उस साइट पे क्वेश्चन आएगा। तो कौन सी साइट है वो, किस साइट पे करते हैं, तो याद रखना बिटवीन L3 to L4, ठीक है। L3 से L4 के बीच में या L4 से L5 के बीच में हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। कौन सी, वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्री L3 से L4 या L4 से L5 वर्टिब्री के बीच में हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहां बात समझ आ गई। क्यों करते हैं इसमें, हम क्यों करते हैं L3 L4 में, L1 L2 में कर देते हैं, है ना, या थॉरसिक वाले रीजन में करते हैं, यहाँ क्यों करते हैं। तो याद रखना अब इसके ऊपर करोगे ना तो नीचे वाला जो पोर्शन है पेशेंट का, वो जहाँ पे आप इंसर्ट करोगे वहां से नीचे जो पोर्शन है वो सब जो है पैरालाइज हो जाएगा। क्यों पैरालाइज होगा, क्योंकि यार स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है L1 L2 में, उसके बाद हम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड हो जाती है उसके बाद हम लंबर पंक्चर करते हैं, ताकि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो साथ साथ, आ गया दिमाग में तो लिखा ही लेता हूँ इसको भी। तो याद रखना स्पाइनल कॉर्ड एंड एट, लिखो spinal cord ends at L1 to L2, ठीक है, इन एडल्ट, ठीक है, इन एडल्ट्स। इसीलिए हेंस लंबर पंक्चर, LP शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंबर पंक्चर डन बिलो दिस लेवल। आज आपको रीजन भी पता चल गया कि हम जो इंसर्शन करते हैं नीडल का, वो हम कहाँ करते हैं, हम L3 L4 में करते हैं, L1 L2 में क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। पोजीशन से क्वेश्चन आया है आपके पास, है ना, पोजीशन से क्वेश्चन आया था, पोजीशन से पूछा गया था। तो और किस तरह से वो ऑप्शन में डाल सकता है, तो ऑप्शन में वो डाल सकता है लेटरल नी चेस्ट भी डाल सकता है, तो ये भी आएगा। हम लेटरल नी चेस्ट पोजीशन भी देते हैं। अब ये जो पोजीशन है इसको गूगल करेंगे, पिक देखेंगे एक बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेटरल नी चेस्ट पोजीशन और सिटिंग पोजीशन भी देते हैं पेशेंट को, ठीक है, सिटिंग पोजीशन भी देते हैं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि अभी तो ऑप्शन में लेटरल रिकम्बेंट लिखा था, हाँ वो पोजीशन भी देते हैं। अब एक ही पोजीशन थोड़ी ना उसी में देंगे, तो ये एक कुछ 2-3 पोजीशन हम देते हैं पेशेंट को, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, लंबर पंक्चर करते हैं उस प्रोसीजर में, ठीक है। अब कब करना होता है लंबर पंक्चर, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, कॉमन इंडिकेशन से पूछता है वो, ठीक है। कॉमन इंडिकेशन का मतलब कब करना है, कब जरूरी है ये लंबर पंक्चर। तो याद रखना कॉमन इंडिकेशन इसका क्या होता है, कॉमन इंडिकेशन होता है इसका मेनिंजाइटिस, ठीक है। कॉमन इंडिकेशन क्या है, मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करना है। ये मेनिंजाइटिस क्या होता है, अब ये दिमाग में अब आ गया, ठीक है। अब जो मैं दिमाग का नाम ले रहा हूँ उसी दिमाग की लेयर को, उस दिमाग की लेयर, जब आइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, जब लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, है ना। मेनिंजिस क्या बोलते हैं, ब्रेन के मेम्ब्रेन को मेनिंजिस कहा जाता है। उसी मेनिंजिस में जब मेनिंजाइटिस हो जाए, उसी मेनिंजिस में जब स्वेलिंग हो जाए, उसी को डायग्नोज करने के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। मेनिंजाइटिस को क्या करने के लिए, मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर। कॉमन इंडिकेशन में मेनिंजाइटिस डायग्नोसिस आएगा। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जब कॉमन इसका इंडिकेशन पढ़ लिया तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब नहीं करना है, ठीक है। कॉन्ट्रा आ गया ना, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं करना है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। कब नहीं करते हैं, जब बड़ा हो, क्या बड़ा हो, रेज्ड आईसीपी क्या हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल
प्रेशर ICP, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बड़ा हुआ हो उस टाइम पे हम कभी भी लंबर पंक्चर नहीं करते हैं। अगर कर दिया तो क्या होगा, याद रखना, कर दिया तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन पोस्ट LP हेडेक होती है, सॉरी पोस्ट LP हेडेक नहीं, अगर कर दिया तो क्या होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब एक चीज़ याद रखना, लंबर पंक्चर करने के बाद क्या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो हाँ एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि लंबर पंक्चर करने के बाद हल्का सा हेडेक होता है पेशेंट में। ठीक है, तो पोस्ट LP हेडेक होता है। अब CSF के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो CSF जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके प्रेशर पे क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मल अगर हम CSF के प्रेशर के ऊपर बात करें, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, तो 10 to 20 cms2। यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा वन लाइनर। JKSSB की फेवरेट जो क्वेश्चन JKSSB में बनते हैं वो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल CSF के प्रेशर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आ गया। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे पूछेगा तो ये चीज़ें आ गई। ठीक है, ICP रेज्ड ICP होगा, तो कॉमन इंडिकेशन पे पूछेगा तो मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये लंबर पंक्चर के ऊपर कुछ ये क्वेश्चन बनते थे जो मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोजीशन फॉर डिलीवरी इज, पोजीशन आ गई। अब मुझे बताओ डिलीवरी के टाइम पे हम क्या पोजीशन देते हैं पेशेंट को। आपने क्लिनिकल तो किया होगा, क्लिनिकल में क्या आपने देखा, सुपाइन पोजीशन में लेटा के रखते हैं। प्रोन पोजीशन में, प्रोन तो बिल्कुल नहीं आएगा, सिम्स भी नहीं आएगा। ठीक है, सुपाइन और लिथोटेमिक में आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि सुपाइन नहीं, सुपाइन भी नहीं होता, याद रखना B इसका आंसर है। ठीक है, लिथोटोमिक पोजीशन देते हैं। क्या होती है लिथोटोमिक पोजीशन, किस तरह से होती है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ इमेज। ये देखो, ये लिथोटोमिक पोजीशन है, इस तरह की पोजीशन दी जाती है फीमेल को। ठीक है, ये लिथोटोमिक पोजीशन है, इस तरह से फीमेल को लेटाया जाता है और उसकी लेग्स जो है वो इस तरह से सेपरेट होती हैं। इसी को लिथोटोमिक पोजीशन कहते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल को हम देते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊं, बच्चे देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बच्चा जब दे रही होती है मदर, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन वो प्रोसेस है जब मदर बेबी को डिलीवर कर रही है, और उस टाइम पे उस मदर को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेंट। पार्चुरेंट क्या हो गया, पार्चुरेंट मदर को बोलेंगे हम। ठीक है, और ये पार्चुरेशन क्या है, ये प्रोसेस है या प्रोसीजर, समझ आ गया। तो ये पार्चुरेंट और प्रोसीजर, अब यहाँ पे यही दो चीजें मुझे लगी इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दी। अदरवाइज यहाँ पे सुपाइन पोजीशन तो मैंने बता दी आपको, पिछले क्वेश्चन में डायग्राम मैंने दिखा दी थी पोजीशंस की, इसमें उतना खास कुछ था नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये आ गई ना चीज़। अब ये है एपिजोटमी। एपिजोटमी क्या होता है, तो एपिजोटमी आपने नाम तो सुना होगा, अगर आपने क्लिनिकल दी है, क्लिनिकल ड्यूटीज की हैं, है ना, लेबर रूम में अगर आप गए हो तो आपको वहाँ पे जरूर एपिजोटमी का प्रोसीजर भी दिखाया होगा। ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले मैं एपिजोटमी आपको बता दूं होता क्या है। क्वेश्चन क्या है, एपिजोटमी इज यूजुअली गिवन ड्यूरिंग। एपिजोटमी कुछ चीज़ होगी जो हम देते हैं कब, क्या हम फर्स्ट स्टेज में देते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं, थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में। अब देखो यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, हमको एक तो पढ़ने को मिलेगा एपिजोटमी होता क्या है, और हमको यहीं पे लेबर भी दिख गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब पूरा लेबर का टॉपिक भी पढ़ने को यहीं मिल जाएगा। बट लेबर का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे हम इन लेबर के स्टेप्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को मैं यहाँ पे जरूर आपको डिस्कस करवा दूंगा। बट पूरा लेबर जो है वो पूरा बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ 80 to 90% लेबर मैं यहीं करवा दूंगा, है ना। 80% आपको मैं करवा दूंगा, कुछ जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम कभी और कुछ क्वेश्चन आएंगे लेबर पे स्पेसिफिक तो वहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एपिजोटमी पे आया और लेबर के ऊपर कुछ बातें आई हैं तो वो भी कर लेंगे। आंसर क्या है इसका, तो आंसर जानने से पहले, अब जिसको आंसर पता होगा वो आंसर तो उसको पता चल चुका होगा कि सेकंड स्टेज में हम देते हैं। ठीक है, अब कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे। पहले हमको समझना है कि एपिजोटमी होता क्या है। बेसिकली एपिजोटमी में आपको बताऊं, एपिजोटमी सिंपली क्या होता है, एपिजोटमी सर्जिकल प्रोसीजर होता है। हम कट लगाते हैं पेरिनियम में, जिससे कि पेरिनियम टीयर ना हो बेबी को बाहर निकालने के लिए, मतलब सिंपली लेबर को असिस्ट करते हैं, ईजी प्रोसीजर रहे, टीयर ना हो, कोई टीयर ना रहे पेरिनियल में। ठीक है, तो हम कट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो पहले ये समझेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये वेजाइना है। वेजाइना में ये आपको दिख रहा होगा, ये बेबी का हेड है। जैसे ही बेबी का हेड हमको दिखना शुरू हो जाता है ना, बेबी का हेड हमको दिखना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो है पॉसिबल एपिजोटमी एंगल जो ये है ना, ये एंगल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस एंगल के बीच में हम कट लगाते हैं। क्लियर, यहाँ पे हम कट लगाते हैं। ये एनस आ गया, ये पेरिनियम आ गया। ठीक है, ये एनस आ गया, पेरिनियम आ गया। यहाँ पे टीयर ना हो, अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे ना तो बेबी इजीली बाहर नहीं आएगा, तो ये टीयर कर देगा यहाँ पे। तो वो टीयर जो है उसके डिग्रीज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। उसमें एनल में, रेक्टम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पेरिनियल टीयर हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए, मदर को बचाने के लिए पहले नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये बेबी बाहर आएगा ना तो ये इस तरह का टीयर हो जाएगा, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, खुद से एक कट लगाते हैं। ठीक है, खुद से एक कट लगाते हैं, उसी को हम एपिजोटमी
का नाम देते हैं। तो एपिजोटमी, होप सो आपको डायग्राम से पता चला होगा कैसे देते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी डायग्राम, ये देखो डायग्राम किस तरह से कट लग रहा है, ये देखो भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग सीजर हमने पकड़ी है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सीजर है। फीटल का हेड जो है ये देखो बल्स, फीटल हेड यहाँ पे बल्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वेजाइनल की ओपनिंग है, वेजाइना की ओपनिंग है, फीटल हेड आपको दिख लिया। ये अब मिड लाइन एपिजोटमी है। मिड लाइन एपिजोटमी में कभी भी हम कट नहीं लगाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन जब आएगा तो याद रखना मीडियोलेटरल एपिजोटमी हम करते हैं। देखो किस तरह से, ये अब हमने सीजर यहाँ से डाली हुई है और ये एपिजोटमी हम दे रहे हैं मीडियोलेटरल एपिजोटमी, ये कट हम लगाते हैं छोटा सा। यहीं से क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन क्या था, सेकंड स्टेज में होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एपिजोटमी क्या होता है ये आपने देख ली डायग्राम, बट अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। इस डायग्राम को याद रखना आप, मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, बाद में हो सकता है कि शायद मुझे फिर से दिखानी पड़ जाए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जब हम लिखेंगे तो जब आप गुम जाओगे उन पॉइंट्स में तो मुझे ये डायग्राम सामने लानी पड़ेगी ताकि आपको एग्जैक्टली में पता चले कि बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे अब एपिजोटमी होता क्या है। तो सबसे पहले साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, एपिजोटमी, एपिजोटमी, ठीक है। एपिजोटमी है क्या, याद रखना। एपिजोटमी क्या है, लिखो, इट इज अ सर्जिकल, को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट इज अ सर्जिकल इंसिजन, इट इज अ सर्जिकल इंसिजन on the perineum given, कब दी जाएगी, तो given during second stage। क्यों सेकंड स्टेज में, क्योंकि सेकंड स्टेज में फुल डायलेशन हो जाती है और बेबी का सर भी बाहर आ जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। टू एनलार्ज, क्यों करते हैं, टू एनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट, ठीक है। वेजाइनल आउटलेट को एनलार्ज करने के लिए हम एपिजोटमी देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। क्या और कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल बनता है, क्या है वो, तो चलो लिखो साथ साथ। क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट कॉमन परफॉर्म्ड टाइप, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो लिखो द मोस्ट कॉमन परफॉर्म्ड, द मोस्ट कॉमन परफॉर्म्ड टाइप इज, क्या है वो, रखो याद, मीडियोलेटरल एपिजोटमी, मीडियोलेटरल एपिजोटमी इसको हम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और यही जो है ये प्रेफर्ड होती है इंडिया में, ठीक है। ये इंडिया में परफॉर्म करते हैं, किसको प्रिवेंट करने के लिए, जो कि एक्सटेंशन हो जाती है एनल स्पेक्ट्रम में, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये भी लिख लेता हूँ मैं साथ साथ, क्योंकि जो बोल रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा तो जब रिवाइज करोगे तो याद रहेंगी चीजें। preferred in India to prevent extension into anal sphincter। एनल स्फिंक्टर में एक्सटेंशन हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एपिजोटमी देते हैं, और पेरिनियम के टीयर से बचने के लिए हम एपिजोटमी देते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे अब एक ना ट्रिक खेलता है एग्जामिनर, क्योंकि बुक्स में हर जगह लिखा हुआ है कि जो मिड लाइन जो एपिजोटमी होती है उसमें बहुत कम ब्लड लॉस होता है, और सच में ब्लड लॉस होता है, कम ब्लड लॉस होता है उसमें, ठीक है। लेकिन फिर वो क्यों नहीं देते, तो ये पॉइंट अब लिख लो, क्यों नहीं देते वो पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मीडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड लाइन। अभी मैंने मिड लाइन दिखाई थी ना, ठीक है, अभी मिड लाइन दिखाई थी, फिर से लास्ट पे डायग्राम दिखाऊंगा, टेंशन नहीं करो। बस ये पॉइंट्स साथ में लिखते भी जाओ और समझ के लिखना है, ऐसे पर लिखने के लिए मत लिखो, ठीक है। मिड लाइन एपिजोटमी हैज लेस ब्लड लॉस, इसमें कम ब्लड लॉस होता है, एंड बेटर हीलिंग, इसमें हीलिंग भी बेटर होगी। लेकिन याद रखो, बट हाई रिस्क ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर। पेरिनियल के टीयर होने के चांसेस हैं इसमें, कौन से, थर्ड और फोर्थ डिग्री। अब पेरिनियल में टीयर जो होते हैं इसके डिग्री में यहीं पे छोटा छोटा करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेरिनियल टीयर से। पेरिनियल टीयर अपने आप में एक टॉपिक है, बट चलो फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। याद रखना फर्स्ट डिग्री क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, सुपरफिशियल सिर्फ स्किन में थोड़ा सा टीयर होगा, ठीक है, इसको हम लिखेंगे स्किन।
स्किन ओनली, सिर्फ स्किन में टीयर होगा, ठीक है। आपको लिखना होगा, आप लिख सकते हो सुपरफिशियल टीयर ओनली इन स्किन, ठीक है। सेकेंडरी अगर हम टीयर बात करें तो ये पहुंचता है पेरिनियल मसल तक, ठीक है, रीचेज पेरिनियल मसल, ये पेरिनियम की मसल तक पहुंच जाता है ये वाला टीयर, ठीक है, पेरिनियल की मसल तक पहुंच जाता है। फर्स्ट तो सिर्फ स्किन तक पहुंचता है और सेकंड वाला कहाँ पहुंचता है, इसकी मसल तक पहुंच जाता है। और अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें, थर्ड डिग्री कहाँ तक होता है, तो थर्ड डिग्री जो है एनल स्फिंक्टर तक पहुंच जाता है। तो लिख सकते हैं एक्सटेंडेड अप टू एनल स्फिंक्टर, एक्सटेंडेड अप टू एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर तक पहुंच जाता है। और जो ये फोर्थ डिग्री है ये सीवियर होता है, ठीक है, इसको मोस्ट सीवियर बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट सीवियर होता है। ये कहाँ तक पहुंचता है, तो याद रखना ये एक्सटेंडेड एनल स्फिंक्टर से तो होता ही है, बट ये रेक्टल की लाइन तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये टीयर रेक्टल की लाइन तक पहुंच जाता है। तो इसमें लिखेंगे एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड थ्रू एनल स्फिंक्टर, थ्रू एनल स्फिंक्टर and into rectal lining, rectal lining, ठीक है। तो यहीं पे मैंने आपको पेरिनियल टीयर भी करवा दिया। देखो पेरिनियल टीयर अपने आप में एक टॉपिक था, बट इसमें यही बस इतना ही आता है यार कि पेरिनियल टीयर की डिग्रीज में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए ही तो हम एपिजोटमी दे रहे हैं। तो एपिजोटमी पे हमने क्या क्या देखा, एपिजोटमी का सबसे पहले हमने देखा एक सर्जिकल इंसिजन दिया जाता है, ठीक है, पेरिनियम गिवन ड्यूरिंग कब सेकंड स्टेज लेबर में दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड टाइप है, ठीक है, परफॉर्म टाइप इन कौन सा होता है, मीडियोलेटरल एपिजोटमी दी जाती है, जो कि इंडिया में परफॉर्म की जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमने मीडियन या मिडलाइन के बारे में समझा कि यहाँ पे ब्लड लॉस भी कम होता है लेकिन हीलिंग भी तेज होती है, बट यहाँ पे रिस्क रहता है आपका थर्ड या फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर का, और थर्ड डिग्री फोर्थ पेरिनियल टीयर को भी हमने यहीं पे समझ लिया, ठीक है। एपिसोड में ये सब चीज़ें हमने देख ली। क्या और भी कोई क्वेश्चन बनेगा, और भी कोई क्वेश्चन बनता है, तो हाँ बनता है, इंसिजन से ही कुछ बनता है, चलो वो भी करवा देता हूँ, दिमाग में आ रहा है साथ साथ, तो इसको करते भी जाते हैं। क्वेश्चन आया था एक बार, वो किस तरह से आया था, वो इस तरह से था कुछ, चलो लिखो साथ साथ। इंसिजन यूजुअली गिवन व्हेन, कब देते हैं, इंसिजन यूजुअली गिवन व्हेन, कब देंगे, जब फीटस का हेड दिखेगा, ठीक है, व्हेन फीटल हेड क्राउनिंग, हेड इज क्राउनिंग, ठीक है। डायग्राम में मैंने अभी दिखाया था आपको, फिगर में फीटल का हेड क्राउन किया था, तभी जाके हमने एपिसोड में दी थी, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बना था। और कौन सी हम मिडिल लेटरल इंसिजन जो एपिसोड में देते हैं वो कौन सा देते हैं, तो राइट देते हैं, तो लिखेंगे राइट मीडियो लेटरल एपिजोटमी, राइट मीडियोलेटरल एपिजोटमी इज कॉमनली गिवन एट, कौन से एंगल पे, गिवन एट 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। साइड से पूछेगा तो आप बता दोगे, फ्रॉम कहाँ से, मिडल से या मिड लाइन से। मिड लाइन से कितना एंगल होना चाहिए, 45 या 45 से 60 के बीच में एंगल होना चाहिए। समझ आ गया, क्लियर। और इंसिजन हम कम देते हैं, क्राउनिंग पे देते हैं, क्लियर। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब इस डायग्राम को दिखाने का कुछ मतलब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई ना, वो चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। ये आप मिड लाइन देख सकते हो, ठीक है, ये आप यहाँ पे मिड लाइन देख सकते हो। इस मिड लाइन से ये मिडोलेटरल एक्सिस, यहाँ पे जो एंगल होगा, ये एंगल की बात हो रही थी, ये कितना होना चाहिए, ये 45 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम कौन सी प्रेफर साइड रखते हैं, राइट प्रेफर्ड साइड रखते हैं। तो सीधा डायरेक्ट याद रखना है, राइट मिडोलेटरल एपिजोटमी जो है हम कॉमनली देते हैं, और कितना एंगल पे, 45 से लेकर 60 डिग्री के एंगल पे हम देते हैं। तो यहाँ पे अब इस डायग्राम का काम खत्म हो गया। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, और ये डायग्राम भी क्लियर हो गई होगी। अब एपिजोटमी की इंडिकेशन की बात अगर मैं करूँ, इंडिकेशन से क्वेश्चन आता है कि क्यों देनी है, कब देनी है, क्या इंडिकेशन है इसका। चलो इंडिकेशन समझते हैं। इंडिकेशन क्या इंडिकेशन है, कब इंडिकेट करते हैं, कब देनी है। तो याद रखना, हम इसको देते हैं जब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का मतलब जब हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, फोर्सेप वगैरह का, तब। तो लिखो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी
इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जब हम क्या यूज़ करते हैं, फोर्सेप का यूज़ करते हैं, ठीक है, फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं, वैक्यूम का यूज़ करते हैं, ठीक है, फोर्सेप का यूज़ करते हैं, वैक्यूम का यूज़ करते हैं। और कब करते हैं हम, और कब देनी है एपिजॉटमी, फीटल डिस्ट्रेस हो तो, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस में है। और कब देंगे, रिजिड पेरिनियम, पेरिनियम रिजिड है तब हमको देनी है। और जब शोल्डर डिस्ट्रोसिया हो गया हो, मैक्रोसोमिक बेबी होगा, शोल्डर डिस्ट्रोसिया हो गया होगा, तब हम एपिजॉटमी देंगे। ये इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशन से क्वेश्चन आता है ना। या प्री टर्म बेबी हो, प्री टर्म बेबी हो, प्री टर्म में क्यों देंगे, प्री टर्म में क्या जरूरत है यार, प्री टर्म जो बेबी होगा उसका हेड उतना मैच्योर नहीं होगा, है ना, उसके हेड में कहीं कोई ट्रॉमा ना बन जाए, इसलिए देते हैं। तो लिखेंगे टू प्रिवेंट हेड ट्रॉमा, तो हम एपिजॉटमी परफॉर्म करते हैं। इंडिकेशन तो बता दी, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कोई, बिल्कुल। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो कॉन्ट्रा आई में इंडिकेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखना, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना, एपिजॉटमी देंगे, नेचुरली ब्लड आएगा ही, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तो नहीं देनी है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। और कोई अगर पेरिनियल इन्फेक्शन होगी कोई, तो है ना, मदर को अगर कोई पेरिनियल इन्फेक्शन है, लोकल पेरिनियल इन्फेक्शन, तो नहीं देनी है क्योंकि बच्चे को खतरा हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमको एपिजॉटमी परफॉर्म नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, एपिजॉटमी पूरा कंप्लीट हो गया, एपिजॉटमी की एक चीज़ को हमने पढ़ लिया। अब लेबर को थोड़ा लिख लें, लेबर के कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टेजेस है ना, तो मैं इसको खाली नहीं जाने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ हम लेबर को यहाँ पे डिस्कस कर लें, बिकॉज एपिजॉटमी के तो काफ़ी सारे पॉइंट हो ही गए, बट लेबर को मैंने आपको बताया, लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। लेबर में कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, आपको पता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेजेस से डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। L1 में लिख रहा हूँ, लेबर की ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कब होती है, कब, देखो क्या कहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए पहली स्टेज कब स्टार्ट हुई, है ना, सर्विकल डायलेशन कितना है ना, और उसके बारे में कुछ पॉइंट, क्या क्या पॉइंट आता है इसमें। सबसे पहले लिखेंगे बिगन विद ट्रू लेबर पेन, ठीक है, ट्रू लेबर पेन होगी मदर को, क्लियर, बिगन विद ट्रू लेबर पेन। और क्या होगा, एंड्स विद, और ये कब एंड होगा, एंड्स विद फुल CX, सर्विक्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायलेशन। जब सर्विक्स की फुल डायलेशन हो जाएगी, कितनी होती है फुल डायलेशन, तो 10 सेंटीमीटर याद रखेंगे, क्लियर, समझ आ गया। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से और एंड होती है जब सर्विक्स फुल डायलेट हो जाता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट तो याद रखना, ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या इसमें है, तो याद, और इसको ना अब हम डिवाइड करते हैं, है ना, 2 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो लिखो डिवाइडेड इनटू लेटेंट फेज, जो कि लेटेंट फेज कितना होता है, जिसमें 0 से 3 या 4 सेंटीमीटर जो है डायलेशन हुई, एंड एक्टिव फेज, एक लेटेंट फेज है और एक्टिव फेज है। एक्टिव फेज में 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और क्या पॉइंट इसमें पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि ये इसकी टाइमिंग कितनी है, कितनी देर तक ये रहता है। तो लिखेंगे इन प्राइमरी ग्रेविडा, अगर मदर प्राइमरी ग्रेविडा है, पहला बच्चा है, तो इसमें ये कब तक रहेगी, तो लिखेंगे लास्ट अबाउट 12 to 14 आवर्स, 12 से 14 घंटे तक। और इन मल्टी ग्रेविडा, अब बच्चे हो गए हैं, एक से ज़्यादा 2-3 बच्चे हो गए हैं, सेकंड या थर्ड चाइल्ड है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा मल्टी ग्रेविडा में, तो मल्टी ग्रेविडा में नेचुरली थोड़ा कम टाइम लगेगा, कितना 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, और 12 to 14 आवर्स लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में, और मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जाता है, और इसमें फर्स्ट स्टेज में पूछा जाएगा सर्विक्स जो है वो इफेसमेंट दिखाता है और डायलेशन एंड दिखाता है इसमें, ठीक है।
सर्विक्स अंडरगो इफेसमेंट एंड डायलेशन। सर्विकल इफेसमेंट होती है और सर्विक्स की डायलेशन होती है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये बात थी किसकी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। अब हम बात करेंगे लेबर की सेकंड स्टेज L2 से। इसको मैं लिखूंगा L2 में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो इसको हम सेम वही वैसे ही स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट होता है? तो बिगन्स फ्रॉम फुल डायलेशन। कब स्टार्ट हुआ? बिगन्स फ्रॉम फुल डायलेशन। कितनी है फुल डायलेशन? तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कब तक रहेगा? टू डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब बेबी की डिलीवरी कब हुई? तो सेकंड स्टेज में हो गई। ठीक है। यहाँ से अब चीज़ें क्लियर होनी। ये जो पॉइंट लिख रहे हो ये हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। क्लियर? तो बिगन फ्रॉम फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर जो होती है फुल डायलेशन, कब तक? टू डिलीवरी ऑफ बेबी तक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कितनी ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन से क्वेश्चन आता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन पूछी जाएगी, तो याद रखना 2 आवर्स। ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे या 2 घंटे से कम। किसमें? इन प्राइमरी ग्रेविडा, पीजी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और अगर मल्टी ग्रेविडा की बात करूँ, लेस देन और इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा या उससे कम। मल्टी ग्रेविडा में mg में लिख रहा हूँ इसको। ठीक है। शॉर्ट में मल्टी ग्रेविडा में ऐसा होता है। अब इसमें क्या होगा? लिखो इंक्लूड्स कार्डिनल मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो। ठीक है। कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर। लेबर में कार्डिनल मूवमेंट्स देखी जाती हैं इस फेज में। क्या है वो कार्डिनल मूवमेंट्स जो हमको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये नाम लिखे होंगे और पूछा जाएगा किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है। तो क्या क्या? सबसे पहले एंगेजमेंट। ठीक है। एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, बेबी की फ्लेक्शन। ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेस्टिट्यूशन या इंटरनल रोटेशन लिखो पहले। इंटरनल रोटेशन। ठीक है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इंटरनल रोटेशन हो गया, रेस्टिट्यूशन। अब आप बोलोगे कि सर ये रेस्टिट्यूशन क्या है, एंगेजमेंट क्या है, फ्लेक्शन क्या है? ये सब फिर आपको लेबर में पढ़ाया जाता है। फुल जब लेबर का डिटेल लेक्चर आगे आएगा या कहीं पे ये चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप खुद से प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, बुक वगैरह पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को देख लेना। एंगेजमेंट, बेबी जब पूरा एंगेज हो जाता है, बेबी का हेड जब पूरा सर्विक्स में आ जाता है, उसको फ्लेक्शन, बेबी फ्लेक्स करता है अंदर। इंटरनल रोटेशन होती है बेबी की, एक्सटेंशन होता है, रेस्टिट्यूशन होता है। ठीक है। ये बेसिकली बेबी जब बाहर आ रहा है ना उस टाइम पे होता है। ये एंगेजमेंट होगा, फ्लेक्शन होगा, है ना, इंटरनल रोटेशन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर रेस्टिट्यूशन होगा, है ना, और उसके बाद फिर एक्सपल्जन होता है। ये सीक्वेंस से होते हैं ये सारे स्टेप। ठीक है। फिर एक्सपल्जन होगा। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? ये बेबी जब बाहर आएगा तभी होगा। पहले एंगेजमेंट होगा, बेबी सर्विक्स में आएगा, फिर बेबी फ्लेक्स करता है। ठीक है। फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन के बाद फिर अंदर ही वो रोटेट करता है, घूमता है थोड़ा सा। ठीक है। घूमने के बाद फिर वो एक्सटेंशन करता है, अपने आप को एक्सटेंड करेगा, फिर रेस्टिट्यूट होगा और बेबी बाहर आ जाता है, एक्सपल्ड आउट हो जाता है। ये सारे स्टेप्स हैं, डायग्राम से समझाया जाता है। बट अभी हम ये चीज़ तो नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी आप नाम याद रखो। हाँ ज़रूर, जब आगे हम लेबर का अगर कोई डिटेल लेक्चर लेंगे या कहीं पे ये चीज़ें आएंगी तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम से आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी फिर हम वही कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो मैं नहीं चाहता आज हम बिल्कुल 1-2 ही क्वेश्चन करें, कुछ और भी डिस्कस करें, इसलिए इसको यहाँ तक मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट अब आ जाती है आपकी थर्ड स्टेप ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेप ऑफ लेबर पे बात करेंगे। तो अब थर्ड स्टेप के अगर हम कुछ पॉइंट लिखें तो थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा? तो थर्ड स्टेप जो है कब स्टार्ट होगा? तो L3। इसमें लिखेंगे बिगन फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी to expulsion of placenta, expulsion of प्लासेंटा के एक्सपल्ज आउट होने तक। ठीक है। एंड मेम्ब्रेन्स, अब प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स इन सब का बाहर आने तक जो है हम थर्ड स्टेज को बोलते हैं। कब तक होता है ये, कब तक रहेगा? तो नॉर्मली लास्ट 5 to 30 मिनट, बस ये आधे घंटे का काम है। 5 to 30 मिनट्स। ठीक है। और क्या पूछा जाता है इसमें? और इसमें पूछा जाता है प्लासेंटा के साइन के सेपरेशन बताओ। जब सेपरेट हो रहा होगा प्लासेंटा उसमें क्या क्या साइंस होंगे? तो लिखो साइंस ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। साइंस ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन तो क्या क्या है? तो सबसे पहले गश आएगा ब्लड का। ठीक है। तो लिखो गश ऑफ ब्लड
और जब प्लासेंटा बाहर आ रहा है मतलब वो कॉर्ड भी बाहर आएगी, तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और ग्लोबुलर यूट्रस ग्लोबुलर होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। और हम मैनेज कैसे करते हैं इसको, थर्ड स्टेज को, तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, मैनेज्ड बाय, याद रखना, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। कैसे मैनेज करते हैं, तो एक्टिव, MGT शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो AMTSL, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। क्या करते हैं हम, टू प्रिवेंट, क्यों करते हैं इसको एक्टिव मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि PPH ना हो जाए। PPH क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो जाए। तो ये थर्ड स्टेज भी हो गई, है ना, फर्स्ट स्टेज भी करवा दी, सेकंड भी, थर्ड भी। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज की, ठीक है। और इसमें इस क्वेश्चन में हाँ बस इतना ही है, फोर्थ स्टेज भी इसी में कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो फोर्थ स्टेज के बारे में लिखेंगे, L4 करके मैं इसको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट 1 to 2 आवर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, किसकी, ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद 1 से 2 घंटा जो टाइम पीरियड है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेबर की फोर्थ स्टेज है, जिसमें हम 1-2 घंटा प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है। ये बेसिकली ये क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड है किसके लिए, फॉर डिटेक्टिंग, क्रिटिकल पीरियड फॉर डिटेक्टिंग, किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज को हम डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PPH लिखते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे इसमें हम क्या इसमें मॉनिटर करते हैं, तो लिखो मॉनिटर यूट्राइन टोन, यूट्रस की टोन को देखते हैं, ब्लीडिंग को देखते हैं, ठीक है, पल्स को देखते हैं, और क्या देखते हैं, BP को देखते हैं, ठीक है। और BP तो याद रखना, BP एवरी 15 मिनट्स देखते हैं, ठीक है। जिसने क्लिनिकल की होगी, क्लिनिकल ड्यूटीज दी होंगी, उनको तो ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, कॉज क्लिनिकल ड्यूटी में ये सारी चीज़ें हमको बताई जाती हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास एक था, एपिसोटमी पे क्वेश्चन था, हमने एपिसोटमी को डिटेल में पढ़ा, हमने एपिसोटमी के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको पढ़ा, साथ में फिर उसके बाद हमने लेबर को भी आज समझा, लेबर के पॉइंट्स भी हमने देख लिया, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 और लेबर 4, जो हम लेबर के स्टेप्स देखते हैं, है ना, लेबर के फेजेस देखते हैं, ठीक है, या स्टेजेस हम इनको बोलते हैं। तो लेबर के स्टेजेस हमने देख ली, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बहुत हद तक हमने देख लिए। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मेन पर्पज ऑफ एपिसोटमी इज टू प्रिवेंट। इजी क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, एपिसोटमी पूरी पढ़ ली ना, तो आपके दिमाग में अब आंसर आ जाना, क्या हम PPH को प्रिवेंट करेंगे, पोस्टमार्टम हेमरेज को कोई लेना देना ही नहीं है। एपिसोटमी हम बेबी को बाहर लाते हुए दे रहे हैं, तो PPH तो नहीं आएगा। क्या इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं, पेरिनियल इन्फेक्शन होती है वो तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, ये तो आंसर नहीं आएगा, है ना। पेरिनियल टीयर, बिल्कुल ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए हम जो है एपिसोटमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या प्रोलॉन्ग लेबर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई, इन्फेक्शन तो पता ही है आपको क्या है, और पेरिनियल टीयर हम पीछे पढ़ चुके हैं, बट अब ये PPH आया ना यहाँ पे, इस PPH को भी यही निपटाना चाहूँगा मैं कुछ हद तक, कुछ पॉइंट्स इसके, है ना, और प्रोलॉन्ग लेबर को भी यही देख लेंगे। तो चलो पहले PPH को समझते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, अब हम PPH को समझते हैं। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ये वीडियोस, ये जो लेक्चर, ये जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये कंटेंट, इस कंटेंट का फ़ायदा सिर्फ तभी है आपको जब आपके नोट्स साथ साथ बनाओगे और इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे, क्योंकि बहुत कम नोट्स में, बहुत कम क्वेश्चंस में हम बहुत सारे टॉपिक्स को यही निपटा रहे हैं, साथ साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जब आप MCQ प्रैक्टिस करोगे। कोई भी एक बुक लगाओ, चाहे आप टारगेट हाइट लगा रहे हो, चाहे आप PR यादव लगा रहे हो, चाहे आप अरिहंत की कोई बुक लगा रहे हो, चाहे आप कोई भी बुक लगा रहे हो यार, है ना, प्रीति अग्रवाल लगा रहे हो, जो मर्जी बुक लगा रहे हो, ये लेक्चर सिर्फ आपके जो रैपिड रिवीजन है ना उनमें आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं PPH क्या है। ये PPH तो पोस्टमार्टम हेमरेज है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता है PPH, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे, याद रखना, ब्लड का लॉस होना, ठीक है,
ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस, मोर देन और इक्वल टू 500 ml, लगभग आधा लीटर। कब? आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। या इसी हम पीपीएच या कब हम बोलेंगे, क्या सिजेरियन में नहीं होता? बिल्कुल होता है। कब? जब ब्लड का लॉस हो कितना, मोर देन और इक्वल टू 1000 ml, लगभग 1 लीटर, ठीक है। कब? आफ्टर सिजेरियन, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई पीपीएच क्या है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पीपीएच के टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पीपीएच के टाइप से क्वेश्चन आता है। क्या है पीपीएच का टाइप, तो याद रखना, एक होता है प्राइमरी पीपीएच और एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच क्या हो गया? प्राइमरी पीपीएच याद रखना, ये प्राइमरी पीपीएच हमको विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी देखने को मिलेगा, ठीक है, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ये मोस्ट कॉमन होता है, एमसी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो सेकेंडरी टाइप का होता है ये हमको कब मिलेगा, तो याद रखना, ये मतलब प्राइमरी पीपीएच हमको मिलेगा पोस्टमार्टम पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज विद इन 24 आवर। और इसमें जो पोस्टमार्टम हेमरेज हमको कब मिलेगा, पोस्टमार्टम हेमरेज फ्रॉम 24 आवर्स टू 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स तक हमको पोस्टमार्टम, 6 वीक्स पोस्टमार्टम तक, इसके बीच में जब भी हमको यह हेमरेज मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। एक प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है जो कि हमको 24 घंटे के अंदर देखने को मिलता है, और सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज जो कि हमको 24 घंटे से लेकर 6 वीक के बीच में कभी भी देखने को मिले उसको हम सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। टाइप्स हो गए। अब और कहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें, तो कॉजेज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो सारी चीज़ों को साथ साथ यही हम निपटा रहे हैं। तो कॉजेज में आप याद रखेंगे 4 टीज, ठीक है, 4 टी याद रखेंगे, तो 1 टी, 2, 3 और 4 टी। क्या है? सबसे पहले टोन, ठीक है। टोन क्या है? यूट्रस जो है वो एटॉनिक अगर हुआ, ठीक है, यूट्राइन एटॉनी, ठीक है, यूट्राइन एटॉनी हुआ, मोस्ट कॉमन कॉज है ये। यूट्राइन एटॉनी हुआ तो क्या होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। और नेक्स्ट टी है टिश्यू। क्या मतलब हो गया इस टिश्यू का, मतलब कोई भी टिश्यू अगर रिटेन रह गया हो, कोई भी टिश्यू रह गया हो तो रिटेन, ठीक है, रिटेन्ड प्लासेंटल फ्रेगमेंट, ठीक है, कोई भी प्लासेंटा का फ्रेगमेंट अगर रह गया होगा उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट टी क्या है, ट्रॉमा। ये ट्रॉमा क्या है, ये बेसिकली कोई भी जेनाइटल ट्रैक में लैक्रेशन हो गई हो, जेनाइटल ट्रैक में कोई भी लैक्रेशन है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है, यूट्रस में कोई रप्चर हुआ है, उसकी वजह से भी पीपीएच हो सकता है। तो लिख सकते हो जेनाइटल ट्रैक लैक्रेशन, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक लैक्रेशन या यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर हो या जेनिटल ट्रैक लैक्रेशन हो उसकी वजह से भी पीपीएच हो सकता है। और नेक्स्ट टी क्या है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब क्या हो गया, थ्रोम्बिन का मतलब सिंपल हो गया, कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन नहीं हो रही है, ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कोगुलेशन का डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी क्या होगा, पीपीएच हो सकता है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हमने यहीं पे पढ़ ली। पीपीएच के बारे में हमने देखा, पीपीएच प्राइमरी क्या हुआ, पीपीएच सेकेंडरी क्या हुआ, टाइप्स हमने देख ली। पीपीएच कितने ब्लड लॉस के बाद हम देखते हैं, कितने ब्लड लॉस होगा तो हम पीपीएच बोलेंगे। और कॉजेज में हमने इसके 4 कॉजेज पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे और क्या क्वेश्चन बनता है, और रिस्क फैक्टर पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर पे क्वेश्चन बनता है इसके। तो चलो रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम समझेंगे ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस अगर हुआ। यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड कब होगा, ओवर डिस्टेंसेस मतलब यूट्रस ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा फैल गया, कब होगा, जब ट्विन्स होंगे, अंदर ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। तो लिखो ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस कब होगा, जब ट्विन्स होंगे, ठीक है, ट्विन्स होंगे। या पॉलीहाइड्रोमनोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोमनोस है। मैक्रोसोमिक बेबी ही 4 किलो से बड़ा है, बेबी ही बड़ा है, ठीक है, मैक्रोसोमिक बेबी है, मैक्रोसोमिया है, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं इसके। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड लेबर।
अब लेबर ही ज़्यादा हो गई है ना, लेबर का टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग लेबर में, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर का नाम देते हैं इसको। तो प्रोलॉन्ग लेबर में या प्रेसिपिटेट लेबर में ये रिस्क फैक्टर है किसका, पीपीएच का। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री होगी आपके पास पीपीएच की। ये पीपीएच क्या है, ये पीपीएच बेसिकली जो हेमरेज हो जाता है ना, ब्लड का लॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज का नाम देते हैं। और रिस्क फैक्टर के अलावा और कुछ क्वेश्चन बनता है तो मैनेजमेंट से आ जाता है कभी कभार, तो इधर ही निपटा देते हैं इसको। एमजीटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैनेजमेंट। याद रखना मैनेजमेंट आपको स्टेप वाइज याद रखनी है, हम हमेशा स्टेप वाइज मैनेजमेंट देते हैं। तो क्या है सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प प्लस एसएस ABC। ABC क्या होता है, एयरवे चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रीथिंग चेक करेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन चेक करेंगे। तो कॉल फॉर हेल्प एंड एक्सेस करेंगे हम ABC उसमें। उसके बाद हम क्या देते हैं, सेकंड चीज़ क्या करते हैं हम, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प कर दिया, उसके बाद हम यूट्रस की मसाज करते हैं, ठीक है, यूट्राइन मसाज, ठीक है। यूट्राइन मसाज इज फर्स्ट स्टेप इन एटॉनी। अगर एटॉनी यूट्रस है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यूट्रस की मसाज। थर्ड में हम क्या करते हैं, तो हम ड्रग देते हैं। तो याद रखो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन देते हैं, IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन देते हैं। और नेक्स्ट क्या हम कुछ और भी ड्रग्स देते हैं, तो बिल्कुल देते हैं, नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। तो क्या देते हैं, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, ठीक है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन देते हैं। और क्या देते हैं, और भी कुछ देते हैं, तो बिल्कुल देते हैं, क्या नाम है उसका, लिखेंगे कार्बोप्रोस्ट, ठीक है, कार्बोप्रोस्ट देते हैं। और भी कुछ देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मीसोप्रेस्टोल, ठीक है, मीसोप्रेस्टोल याद रखेंगे, मीसोप्रेस्टोल याद रखेंगे। उसके बाद मिथाइल एर्गोस्ट्रिन याद रखेंगे, ठीक है, उसके बाद कार्बोप्रेस्टोल याद रखेंगे। ये 3 हम इसको फीमेल को ड्रग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या, एक तो रिस्क फैक्टर से क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, और कहीं से क्वेश्चन आता है। हाँ, एक चीज़ और है, प्रिवेंशन से क्वेश्चन आता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंशन में आप याद रखेंगे, याद रखना प्रिवेंशन में वही बात आ गई, एक्टिव मैनेजमेंट करनी है हमने, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट, MGT शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कौन सी स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMT, ठीक है, SL, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, PPH को प्रिवेंट करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, साथ में हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए ऑक्सीटोसिन दे देंगे, ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक के लिए हम ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं पेशेंट को, ठीक है, या मदर को ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। कितना लगाते हैं, तो क्वेश्चन आता है कभी कभार, तो याद रखना 10 यूनिट लगा देंगे IM, ठीक है, 10 यूनिट IM लगा देंगे, कब, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो हम 10 यूनिट का IM लगा देते हैं मदर को ऑक्सीटोसिन, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, PPH को। तो प्रिवेंशन में भी हमने 2 पॉइंट्स देख लिए। तो ये सारा PPH का जो तामझाम था ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये प्रोलॉन्ग लेबर क्या है, तो छोटा सा इस प्रोलॉन्ग लेबर में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कब बोलेंगे हम प्रोलॉन्ग लेबर। इससे क्वेश्चन उतना बनता नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए हमें। तो प्रोलॉन्ग लेबर कब हम बोलते हैं, तो याद रखना जब लेबर लास्टिंग मोर देन 18 आवर्स, 18 घंटे से जब ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है, डायग्नोस्ट क्या होता है ये, तो कब पता चलता है हमको प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, तो पार्टोग्राफ को देखिए, ठीक है। जैसे हम पार्टोग्राफ को देखेंगे, पार्टोग्राफ व्हेन ग्राफ क्रॉसेस द अलर्ट या एक्शन लाइन, जैसे ही पार्टोग्राम में एक्शन लाइन क्रॉस हो जाती है, ठीक है, या अलर्ट लाइन क्रॉस हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन आ चुकी है। तो प्रोलॉन्ग लेबर में किस तरह से क्वेश्चन बनता था, क्या बनता था, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखो, अब हमने
पीपीएच को भी देखा, उसके बाद हमने एपिजोटमी को देखा, एपिजोटमी में लेबर के स्टेजेस को देखा, है ना। पोजीशन में हमने क्या देखा, पोजीशन में हमने देखा लंबर पंक्चर के बारे में हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। पोजीशन के बारे में हमने देखा, एक ये वाला टॉपिक हमने देख लिया, साथ में हमने पार्चुरेंट और इसके ऊपर डिफरेंस देख लिया, एपिजोटमी देख ली, लेबर के हमने स्टेजेस के बारे में देख लिया, एपिजोटमी को पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, साथ में पीपीएच को भी हमने देख लिया। तो यहाँ तक काफ़ी है आज का लेक्चर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, फिर अपलोडिंग में और फाइल्स को ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। होप्स हो कि फ्यूचर में हम लाइव क्लासेस का भी प्लान कर रहे हैं, बट टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है। ये वीडियो भी आज मैं रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है दिन में, काफ़ी और भी कुछ क्लासेस वगैरह होती हैं, तो इसलिए टाइम को मैनेज करके ही ये वीडियो बन रही है रात को। बट हाँ, हम आगे प्लान कर रहे हैं लाइव क्लासेस के लिए, बट तब तक के लिए आपने रोज़ रिवाइज करते रहना है, लेक्चर्स को अच्छे से देखो। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मुझे पता है कि बच्चों को मिल रही है, क्योंकि मैसेजेस भी काफ़ी अच्छे आपके आ रहे हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आते हैं। हमारी टीम काफ़ी मोटिवेटेड रह रही है, अच्छे से काम कर रही है। फ्री टेस्ट किट आपको प्रोवाइड हो चुकी है, हुई है, आप उसको देते जाओ, अच्छे से देते जाओ, आपको स्टेट में आपका रैंक भी पता चलेगा। उसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान हो रही हैं। एफएमपीएचडब्ल्यू के लिए हम कुछ अलग से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं, और जूनियर नर्सेज के लिए अलग से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं। साथ में आपका जीएमसी हंदवाड़ा, जीएमसी उधमपुर, है ना, जूनियर नर्स सिक्किम्स, जो भी जेकेएसएसबी की पोस्ट है उसके लिए हम एक प्रिसाइज टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहले तो एनालिसिस कर रहे हैं पिछले जो जीएमसीज के क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले 3-4 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। वहाँ से कुछ क्रक्स निकालेंगे, जिससे हम टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे, चैप्टर्स को डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट की वेटेज को समझेंगे। उस पूरे डायनेमिक्स को देखने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, और स्टेट में आपको आपका रैंक भी पता चल जाएगा, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। रेलेवेंसी आपको पता चलेगी, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, और स्टेट में आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, आप अपनी सिलेक्शन को पक्का कर पाओगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक हम जीकेएसएसबी के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आपको हमें PNW ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रोज़ इंस्टाग्राम पे ना मेडिकल की कुछ रील्स, नोट्स, ट्रिक्स वगैरह सब मिलेंगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे रोज़ MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाती है, और जो आपके लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम टेलीग्राम पे सोच रहे हैं। लाइव सेशंस वगैरह हम टेलीग्राम पे लेने का सोच रहे हैं कि हम टेलीग्राम से लाइव स्ट्रीम किया करेंगे, यूट्यूब से नहीं, टेलीग्राम से हम सोच रहे हैं करने का। यूट्यूब पे क्योंकि OBS और भी कुछ सिस्टम डालना पड़ेगा, अभी थोड़ा उसके लिए अभी हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, बट टेलीग्राम पे हो सकता है कि हम लाइव क्लास स्टार्ट करें। उसके अलावा व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे हैं ही, व्हाट्सएप पे तो जो बच्चे हैं उनको पता है कि अभी तक इतने ज़्यादा MCQs हम डाल चुके हैं। अभी जब तुम ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने से पहले आप देख लो इसमें कितने सारे MCQs हैं, रोज भर के MCQ डाले जा रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए रोज प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको सारी चैनल की जो भी मूवमेंट्स हैं, यूट्यूब पे आने से पहले यहाँ पे लिंक पहुंच जाता है, यूट्यूब पे अपलोड होता है, वैसे ही यहाँ पे लिंक आ जाता है, आपको नोटिफिकेशन सब आ जाती है, रोज क्वेश्चंस आएंगे, पॉप आउट होगा, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। जो सिंसियर स्टूडेंट है, और एक्चुअल में हमको कहाँ से पता चलता है कि कितने स्टूडेंट डेडिकेटेड हैं, कितने एंथुसियास्टिक हैं और सच में जॉब लेना चाहते हैं, वो हमको व्हाट्सएप पे जो हम क्वेश्चन डालते हैं उस पर रिएक्शन से पता चल जाता है। टेलीग्राम पे भी हम रिएक्शन देखते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत कम बच्चे होंगे जो अभी तक यहाँ तक पहुँचे, और जो ये वाली बात मेरी सुन रहे हैं वो बहुत कम बच्चे हैं। बट जो ये बात सुन रहे हो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सच में सीरियसली, यहाँ पे पता चलती है तुम्हारी डेडिकेशन, और तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन करता हूँ, क्योंकि तुम इतने लंबे लेक्चर को अभी तक देख रहे हो, और लास्ट पे भी तुम ये सारी चीज़ें सुन रहे हो, कॉज तुम्हें पता है कि कुछ ना कुछ रेलेवेंसी ही मिल रही है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल भी रहा है कि MCQ की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और एक MCQ से कैसे हम टॉपिक्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो यार। इस बार जॉब लेनी है, और तुमको जॉब दिला के रहूँगा, और जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना करूँगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँ, चाहे मुझे ऑफ लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं लेक्चर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं, टीम पूरी मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आप बस लगे रहो, स्टे ट्यून्ड। बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स हमारी तरफ से मिलेंगे। PNW बहुत मेहनत कर रहा है इस बार की सिलेक्शंस के लिए, आपकी सिलेक्शंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।